पाने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट के शौकत खानम है या दूसरे PKLI है, वो कैटेगरी 2 में तक का जो है ना वो लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है। जिनके लिवर में ट्यूमर पाया जाएगा तो वो लिवर ट्रांसप्लांट नहीं होते। अच्छा, ठीक। तो जो 3 दिन बाद जिस वक्त अपना CT स्कैन लेके आया तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसका CT स्कैन जो था वो बिल्कुल क्लियर आया, ब्रेन से ट्यूमर बिल्कुल जो वो उसकी क्लियर हो चुकी तो थी। सर बहुत जिस वक्त 1973 का एक्ट आया जी। तो 1973 के एक्ट में ये चीज मेंशन कर दी गई 18 साल बच्ची और बच्चा जो है वो बालग 18 साल। जी। उस वक्त बच्चियों के पीरियड जो थे वो जाके 18, 17, 18, 19 साल की उम्र में पीरियड्स होते थे। है ब्रेस्ट कैंसर जी। मोस्टली अनमैरिड बच्चियों में बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। सर मैं आज दिन पहले एक लेडी प्रोफेसर जी लेडी प्रोफेसर ठीक। वो मेरे पास अपनी 9 साल की बच्ची को लेके आती है। वो कहती है डॉक्टर साहब इसके पीरियड नहीं स्टार्ट हुए। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी राइड है? अस्सलाम आपकी राइड है? हाँ जी। हाँ। कहाँ जाना है सर आपने? ये चाहिए? बेटे ये मैं सर क्या नाम है? मेरा डॉक्टर दस्तार। अच्छा डॉक्टर डॉक्टर है? जी जी किस चीज़ की सर? मैं मेरे जी अच्छा, होम्योपैथिक या एलोपैथिक? होम्योपैथी। होम्योपैथिक। अच्छा सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल है हम जानते हैं के नाम से, जी जी जिसमें मैं हमारे व्यूअर्स के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूँ, जिससे वीडियोस देखने के बाद उनको कोई ना कोई फायदा हो। तो उस सिलसिले में अगर आप ज़्यादा देर में आपकी वीडियो थोड़ी सी बना लो, पॉडकास्ट, ऐसा पॉडकास्ट थोड़ा छोटा सा इंटरव्यू। जी 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 बिल्कुल करें। अच्छा सर, आपने सर सॉरी नाम क्या बताया? मेरा डॉक्टर दस्तार। डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब। अच्छा, मैं कितना एक्सपीरियंस, कितने साल हो गए आपको? मुझे 35 ईयर्स हो। बट आपने ये होम्योपैथिक के शो पे कोई अपना कैरियर क्यों बनाया? होम्योपैथिक कैरियर मैंने इसलिए बनाया कि ये एक बहुत ही अच्छा और सस्ता, लोगों के लिए सस्ता भी है, मियारी भी है, बेज़रर इलाज भी है, जिसकी लोगों के आसानी से जो ना वो इजी अप्रोच भी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बहुत सारे ऐसे क्रॉनिक अमराज हैं जिनका वो इलाज नहीं करा सकते और ना उनका एलोपैथिक में कोई ऐसा इलाज पॉसिबल है। अच्छा, उन बीमारियों का भी इलाज है? तो उन अमराज का इलाज जो है वो बड़ा अच्छा होम्योपैथिक में है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जिगर के कैंसर के मरीज हैं, तो मोस्टली मैं 3 डिजीज़ पे काम कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा हेपेटाइटिस का, मेरे जिगर के कैंसर का, और दूसरा मेरा आर्थराइटिस है, हड्डियों का, जोड़ों का, मोरों के दर्दों का, और तीसरा मेरे पास जो है वो इनफर्टिलिटी है, मेल एंड फीमेल, ये मेल एंड फीमेल का बांझपन, उनका इलाज है। तो इन 3 डिजीज़ पे मैं सिर्फ काम करता हूँ और मुझे अरसा 35 साल हो गए इस पे काम करते हैं। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जिनका मैंने होम्योपैथिक इलाज किया। होम्योपैथिक इलाज इतना अच्छा और पायदार है और कुछ ऐसी एलो फार्मास्यूटिकल्स हैं जिन्होंने एलोपैथिक डॉक्टर्स को परसेंटेज दे दे के
और उनको इतना हाईलाइट कर दिया हुआ है और होम्योपैथिक को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जितना होम्योपैथिक को दबाया जा रहा है और जो अल्लाह ताला के हुक्म से होम्योपैथिक के रिजल्ट आ रहे हैं, तो उससे बहुत सारे लोगों में ये अवेयरनेस पैदा हो रही है कि उससे लोग होम्योपैथिक की तरफ जो है ना वो कन्वर्ट हो रहे हैं। थोड़ा सा जैसे जी फरमाएं। जैसे जिगर के कैंसर का इलाज है, एलोपैथिक में उनके पास इसका पर्सनल कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ओरल ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा। तो पहले पाकिस्तान में ट्रांसप्लांटेशन नहीं थी, लिवर ट्रांसप्लांटेशन नहीं थी, लेकिन जो अब लिवर ट्रांसप्लांटेशन पाकिस्तान में हो रही है, तो आम आदमी की पहुंच से तो वैसे ही बहुत दूर है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है। 1 करोड़ के लगभग जो है उसका एक्सपेंसेस हैं। उसके तो मेरे ख्याल पाकिस्तान में डॉक्टर्स भी अभी कोई नहीं, इंडिया से आते हैं। नहीं, अब पाकिस्तान में हैं, पहले इंडिया से आते थे। तो जो पाकिस्तान में पहला लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था वो भी इंडिया के एक डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर सुभाष गुप्ता साहब है, ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, ठीक है। तो उन्होंने शेख जायद में ये किया था। डॉक्टर कौन सी स्टेज तक जिगर का इलाज हो जाता है? कौन सी स्टेज, कैंसर की कौन सी स्टेज तक हो जाता है मतलब होम्योपैथिक्स में आपके पास? देखिए जी, होम्योपैथिक में आप जो लास्ट स्टेज भी है जी, तो इसकी 5 टाइप्स है, ठीक है। तो जो ग्रेड ये कैटेगरी 5 में चली गई है ना जी, तो यहाँ पे अगर कोई ट्रीटमेंट के शौकत खाने में है या दूसरे PKLI है जी, वो कैटेगरी 2 में तक का जो है ना वो लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। जी, ठीक है। लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कैटेगरी 5 तक के भी केस है, और लेकिन इसमें भी जो है ना लिवर ट्रांसप्लांटेशन की भी मैं आपको कुछ रीजन दे दूं कि कुछ लिवर कैंसर के लोग वो होते हैं जिनके लिवर के अंदर जो ना ट्यूमर पाया जाए, ठीक है, जिनके लिवर में ट्यूमर पाया जाएगा तो वो लिवर ट्रांसप्लांट नहीं होते। अच्छा। तो क्योंकि रूट्स उसके उस इतनी फैल चुकी होती हैं उस ट्यूमर की, उसने पूरे अपने लिवर्स को ना कैप्चर किया हुआ था रूट्स ने, तो उसमें वो लिवर ट्रांसप्लांट की गुंजाइश नहीं रहती। इसको ना सर थोड़ा सा इजी लेके चलते हैं, हमारे व्यूअर्स मतलब इतने वो टेक्निकल या मेडिकल टर्म्स को नहीं। अब जैसे हम एक चीज को लेके चलते हैं, ट्यूमर आपने कहा इसमें फैल चुका है लिवर में, अब इसी चीज को हम होम्योपैथिक आपकी फील्ड में हम लेके आते हैं, इसमें इलाज इसका मुमकिन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें होम्योपैथिक में इलाज मुमकिन है। ठीक। जैसे एलोपैथिक में किसी और जगह इंसान के ट्यूमर पाया जाए, लिवर अपना कैंसर का ट्यूमर पाया जाए जी, तो वो कीमो लगा के उसके रूट्स को किल्स करते हैं ना जी। तो इसी तरह ही हम ओरल मेडिसिन से उनकी रूट्स को, चाहे वो लिवर में हो चाहे वो ब्रेन में हो। अभी रिसेंटली मेरे पास गखड़ मंडी गुजरावाला से एक साबर नामी शख्स थे, तो उनके ब्रेन ट्यूमर था। ठीक। तो वो ब्रेन ट्यूमर तकरीबन तमाम वो लाहौर के, गुजरावाला के, इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स को उसने विजिट किया कि सबकी एक ही उनकी ओपिनियन थी कि इसको ऑपरेट कराया जाए। ठीक। और ऑपरेट कराने में भी उसके ऊपर ये था कि 50% चांसेस थे, उसके चांसेस थे कि अगर क्लियर हो गया तो उसमें कोई ना कोई बॉडी पार्ट्स जो है वो पैरालाइज हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो वो किसी ने ना उसको बताया कि आप फलां जगह पे चले जाएं, वहां से ना आप अपना होम्योपैथिक इलाज करवाएंगे। ठीक है। तो वो बंदा मेरे पास 7 माह मुसलसल मेडिसिन खाता रहा, और वो आया, आके सिर्फ मेडिसिन लेके चला गया, आया मेडिसिन लेके चला गया। 7 माह जिस वक्त उसके गुजर गए, तो मैंने उसको मेडिसिन नहीं दी। तो कहने लगा जी आप मेडिसिन क्यों नहीं दे रहे? मैं कहा जी मैं अब आपको मेडिसिन बगैर किसी टेस्ट के और बिला वजह आपके अंदर मेडिसिन नहीं मैं डालना चाह रहा, तो आप ऐसे करें कि मुझे पहले ब्रेन का CT स्कैन करा के लाएं लेटेस्ट, और अपना पहला CT स्कैन भी लेके आए और अब फ्रेश CT स्कैन भी लेके आए। तो जो 3 दिन बाद जिस वक्त अपना CT स्कैन लेके आया
तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसका सिटी स्कैन जो था वो बिल्कुल क्लियर आया, ब्रेन से ट्यूमर बिल्कुल जो वो उसकी क्लियर हो चुकी थी। तो सर बहुत बड़ी है कि न्यूज़ है ये चीज़, इतने माशाल्लाह से आप इतने सीनियर और इतना ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, ये चीज़ हमारा मीडिया क्यों नहीं उठाता? इस चीज़ को, जो फालतू के ऑपरेशन है, ये सारी चीज़ें, इस चीज़ को आप माशाल्लाह से आप 35 साल का आपको एक्सपीरियंस है, और एक ब्रेन ट्यूमर के जो लाइलाज एक किस्म का 50% था वो भी, और उसके बाद भी उसको एलोपैथी से कोई ना कोई मसले हो सकते थे, और कीमो के बाद भी मेरी अपनी वालदा का ब्रेस्ट कैंसर का चलता रहा है। मुझे पता है उनकी सारी ज़िंदगी फिर कीमो के बाद मतलब कोई ना कोई बीमारियां, कोई ना कोई इनको मसले निकलते रहते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वो उनका जिस्म का वो ख़त्म हो जाता है पावर। असल में जिस वक्त कीमो लगती है ना जी, वो हमारे सिर्फ उस लिवर या उस कैंसर के वायरस को किल नहीं करती, वो तकरीबन पूरी बॉडी के सेल्स जो है, ठीक है, उनको मैं कहना डैमेज करती है, ठीक है, और बॉडी का जो है वो अपना इम्यून सिस्टम वो इतना का वीक हो जाता है कि उसको फॉरएवर मेडिसिन पे चलना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उसके बहुत सारे ऐसे डिजीज है, स्पेशली किडनी जो है वो किडनी फेलियर भी आ सकता है। ठीक, ऐसे मोस्टली ऐसे होता है कि रेनल फेलियर जो है ना वो आ गया, सर सारी जिंदगी ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है और वो हाइपरटेंशन में चला जाएगा। जी जी जी। और स्किन डिजीज भी उसमें बहुत सारी पैदा हो जाती है ये कीमो लगवाने के बाद। हड्डियां ऑस्टियोसिस का मसला हड्डियों का आ जाता है, बिल्कुल आएगा। विटामिन डी जो है वो बिल्कुल मैं कहना उसको वो डाउनफॉल चला जाएगा। कैल्शियम जो है, ये जितनी भी नेचुरल चीजें बॉडी में प्रोड्यूस हो रही हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगी, वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाएंगी, लेकिन जो उसकी अपनी बॉडी की वर्थ है वो भी खत्म हो जाएगी। उसका इतना इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा कि वो आए दिन किसी न किसी बीमारी में हम पता क्या करते हैं कि करते तो हैं ट्रीटमेंट करने के बाद उसके बाद साइड आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं ना, जो साइड इफेक्ट आएंगे तो उसको मैनेज करना फॉरएवर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सारी जिंदगी का बंदा वो बंदा फिर वो अपनी एक, जैसे हम ना अपनी एक लाइफ गुजार रहे हैं, हम दुनिया पर लाइफ गुजारने आए हैं, तो फिर वो हम लाइफ नहीं गुजार रहे होते, वो लाइफ हमें गुजार रही होती है। ऐसे ही आप बिल्कुल 100% सही फरमा रहे हैं। तो सर जी, आपकी फील्ड में आपके एक्सपीरियंस के साथ ब्रेस्ट कैंसर का भी इसमें है होम्योपैथिक में, उसका आपने कोई पेशेंट किया है? जी जी, ऐसे के हमारे बदकिस्मती है जी। ये तो वो टॉपिक ऐसा वो बड़ा क्रिटिकल किस्म का ना टॉपिक छेड़ लिया है, तो मैं अगर मौका मिलेगा जी तो इस टॉपिक पे मैं ऐसी डिटेल से ठीक पब्लिकली अवेयरनेस दूंगा। लाजमी इसमें अवेयरनेस जो है ब्रेस्ट कैंसर मोस्टली अनमैरिड बच्चियों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। सर मैं आज सुबह डाटा देख रहा था, पाकिस्तान में 9वीं औरत को है, 9वीं लड़की अनमैरिड फीमेल्स बच्चियां जो हैं उनमें ये बहुत ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर पाया जा रहा है। ठीक है। और उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि वो इनफर्टिलिटी भी उनमें बहुत ज्यादा पाई जा रही है अनमैरिड बच्चियों में। सही कि एक बच्चियां आजकल जो देख लें कि शादी होती है पहले नंबर पे वो कंसीव नहीं कर पाती, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, बहुत ज्यादा मसले हो रहे हैं। ठीक है, उनके लिए बहुत सारे मसले हैं, उनके ओवरियन सिस्ट बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है। इतनी बच्चियों में ओवरियन सिस्ट आ रही हैं कि उनके ओम जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते जी, वो कंसीव नहीं कर पाती। ये अब किस वजह से हो रहा है? खुराक की वजह से? नहीं, सोशल हमने जो ना असल में ना हमें अवेयरनेस नहीं है जी, तो ना हमने इसको डीपली जाके ना इसको रिसर्च करने की कोशिश की है कि इसमें बेसिकली फेलियर कहाँ पे है। ठीक, हमने ना बस एक बात पकड़ ली कि ये फास्ट फूड है, ये चिकन है, वो तो पूरी दुनिया में चल रहा है फास्ट फूड, ये फलां प्रॉब्लम आ गया, ये फलां चीज खाने से हो गया, ये फलां चीज खाने से हो गया, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई आउटडोर गेम्स नहीं है। जब हमें कॉज का नहीं पता तो हमने पेशेंट्स को जो है ना वो गलत मिसगाइड कर दिया है, तो अपनी जान छुड़ा ली है। ठीक है, बेसिकली हमने उनको टोटली गाइड करने की कोशिश ही नहीं की
इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है, ठीक, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, ठीक, पहले नंबर पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, सही, दूसरे नंबर पे पेरेंट्स इन्वॉल्व है, सही, तीसरे नंबर पे बच्चे खुद इन्वॉल्व है। ठीक, अगर आप इसको नेचुरली देखिए कि ये प्रॉब्लम आया क्यों है, इसको तो बहुत ज्यादा ओवरियन सिस्ट आई क्यों है, ये बच्चियां पांच क्यों हुई है, ये कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे। हमने इसको हम चले गए ये सोशल मीडिया पे और सारी मतलब वो रिसर्च कौन पे कर रहा है, ये उसके ऊपर गूगल के ऊपर कौन दे रहा है, वो भी एक इंसान दे रहा है, उन्होंने भी नहीं कोई इस तरह देखने की कोशिश की। नॉन मुस्लिम है, उनको नहीं पता। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, इस्लाम हमें इस चीज की इजाजत ही नहीं देता। इस्लाम हमें ये कहता है कि बच्ची के 2 पीरियड्स हों, उसकी शादी करो, कोशिश करो कि उसके तीसरे पीरियड उसके ससुराल में आए। लेकिन हम इस्लाम से दूरी, जिस वक्त 1973 का एक्ट आया, तो 1973 के एक्ट में ये चीज मेंशन कर दी गई 18 साल बच्ची और बच्चा जो है वो बालग 18 साल। उस वक्त बच्चियों के पीरियड जो थे वो जाके 18, 17, 18, 19 साल की उम्र में पीरियड्स होते थे। अच्छा, वो उस वक्त ये एज चल रही थी, जो 13-14 एज ये चल रही थी। अच्छा, तो उस वक्त हमने ये वो एक्ट बना दिया कि बालग, ठीक है, कि बच्चा जो है बच्ची उस वक्त के हिसाब से सही था, उस वक्त के हिसाब से ठीक था, ठीक है। लेकिन उस वक्त पब्लिकली बच्चियों में अवेयरनेस नहीं थी, उनको सेक्स के बारे में कुछ इल्म नहीं था। बालग हो रहे हैं, अब उनके पास पेरेंट्स ने उनके हाथ में मोबाइल दे दिए, ठीक है, उनको अब आप कोई सूरत सुन रहे हैं, एकदम उसके ऊपर कोई ऐसा सेक्सुअल एड आ जाती है, आती है यूट्यूब पे, लाजमी एड्स आ जाती हैं। अब वो बच्चियां नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे, जब उनके नजर पड़ती है वो देखते हैं तो उनके अंदर एक सेक्स, वो तो सेक्स तो एक इंसानी जिबिलत है, हर जानवर के साथ है। अब जब उसके अंदर एक वो सेक्सुअल चीज आती है, उसके माइंडसेट में वो सेक्स क्रिएट होता है, तो उसके सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो स्पीड से एक्टिवेट होते हैं। सही, वो स्पीड से एक्टिवेट होते हैं तो वो फंक्शनल उस वक्त उसके वो ओम्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी बालिग तो इसलिए वो उन्हें जल्दी, ठीक है, उसमें जो हार्मोनल चेंज आएगी तो उससे वो जल्दी बालग हो जाएगी। अब पीरियड्स जो हैं बच्चियों के वो 10 मोस्टली 11 साल की बच्चियों के एवरेज 12 की कर ले। अभी इसमें कानून साजी होनी लाजमी है। अभी कुछ दिन पहले एक लेडी प्रोफेसर, लेडी प्रोफेसर, वो मेरे पास अपनी 9 साल की बच्ची को लेके आती है, वो कहती है डॉक्टर साहब इसके पीरियड नहीं स्टार्ट हुए। 9 साल में? 9 साल की बच्ची। तो मैं बच्ची को देख रहा हूँ, उसकी माँ को देख रहा हूँ, मैं जी आप क्या करते हैं? कहने लगे जी मैं फलां कॉलेज की प्रोफेसर हूँ। मुझे इंतहा का दुख हुआ उस प्रोफेसर पे। मैंने कहा आपने क्या निकालना, इसमें से क्या निकालना चाह रही है, क्यों छेड़ रही हैं आप इसको? मेरी बहन ये नेचुरल प्रोसीजर 9 साल की बच्ची 8वीं क्लास की होगी जी, नहीं इससे 3 माह छोटी, इसकी कजन है, उसके पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, इसके नहीं हुए। मेरी बहन जा, खुदा का वास्ता है, एक नेचुरल प्रोसीजर है, एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको नेचुरली ही उसको होने दे, आप इसको मेडिसिन पे ना लेके आए। सारी मतलब इस सारी बात से यही बीच में मेरे आ रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर का भी इसी चीज में भी जवाब आ रहा है, मैं उधर ही लेके आऊंगा आपको। अब जब वो इसमें चली गई 10 साल की, 11 साल की, अब मोस्टली समझ लगे 12 साल की बच्ची को पीरियड स्टार्ट हो गए। अब 12 साल की बच्ची के पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो पीरियड स्टार्ट होने से 3 दिन पहले ओम आते हैं, 10 से 12 दिन तक उसके ओम प्रोड्यूस होते रहते हैं, और जितनी देर तक उसमें वो ओम्स प्रोड्यूस होते रहेंगे, ठीक है, फॉलिकुलर बंद के अंदर सेक्स क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो जब उसके अंदर सेक्स क्रिएट होना शुरू हो गया तो वो बेचारी अपनी इज्जत की खातिर, गुनाह से बचने की खातिर, अपने पेरेंट्स की इज्जत की खातिर वो अपना सेक्स को दबाती है। दबाती है। जब वो अपने सेक्स को दबाती है
तो उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो प्रेशराइज होते हैं, हार्मोन्स जो सारे उसके सारा वो मतलब पूरा ऊपर नीचे हो जाता है, हार्मोन्स सारे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है। अब बच्ची के 12 साल की उम्र में पीरियड स्टार्ट हो गए। ठीक। एवरेज हमारे को शादी की जो है वो 23, 24, 25 साल है। अब तो और ऊपर जा रही है, जैसे हमारी 25 साल की 25 साल 24 साल की उम्र में भी अगर हमने उसकी शादी कर दी, देखे कितना 12 साल पे पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, 25 साल तो 12 144 जी, 144 मर्तबा वो बच्ची पीरियड्स लेके अपने ससुराल जा रही है। और हुक्म क्या है? 2 दफा का। 2 दफा का। आप एक नई गाड़ी लेके आते हैं, नेचुरल ऊपर आप एक नई गाड़ी लेके आते हैं जी, 12 साल बाद उस गाड़ी की क्या कंडीशन होगी जी, और उस बेचारी बच्ची की क्या कंडीशन होगी कि उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं खत्म हो वो उस वक्त 12 साल जो है वो प्रेशर ले लेके उसके फोलिकुलर या तो बनना बंद हो जाएंगे या इतने के वीक हो जाएंगे कि उसके अंदर इतनी स्वेलिंग हो जाएगी, फिलिपिन ट्यूब्स जो है ना वो उसकी बेचारे की ब्लॉकेज आ जाएगी और वो ओवरीज के ऊपर वो सिस्ट क्रिएट हो जाएंगे और वो सिस्ट उसको इस तरीके से कैप्चर कर लेंगे कि वो नेक्स्ट फोलिकुलर बनने बंद हो जाएंगे। उसके वो बन भी रहे होंगे तो वो उसको काम नहीं दे रहे। इसी तरह जिस वक्त वो उसके ओवरीज के ऊपर प्रेशर डेवलप हो रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता सारे का सारा प्रेशर जो है उसके वो ब्रेस्ट पे चला गया, वो ब्रेस्ट के ऊपर चला गया और वो ब्रेस्ट के अंदर जो है ना वो उसके टिश्यूज में डैमेज होना शुरू हो गए। वो टिश्यूज डैमेज होना शुरू हो गए तो वहां पे ब्रेस्ट ट्यूमर बनना शुरू हो गया। ठीक, ब्रेस्ट ट्यूमर बनना शुरू हो गया। अब उस बेचारी को इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि मेरे अंदर ब्रेस्ट ट्यूमर बन रहा है। सही। ब्रेस्ट ट्यूमर उसको उस वक्त पता चलता है कि जिस वक्त वो फुल फ्लैज पेनफुल हो जाते हैं और जिस वक्त उसमें से एक से लहरें उठना शुरू हो जाती हैं, फिर वो जाके अपने पेरेंट्स से बात करती है, अपनी माँ से बात करती है। वो लेडी डॉक्टर के पास वो चेकअप करते 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 उसके जो है वो साल 1.5 साल इसी तरह गुजर जाता है और उसमें क्या होता है कि उसका कैंसर जो है वो इतना अरूज पा चुका होता है कि वो नाकाबिले इलाज। अभी रिसेंटली कुछ 4 माह पहले मेरे पास 3 रियल सिस्टर, ठीक, 3 रियल सिस्टर, तीनों ही जी इसी कैंसर में मुब्तला, इसी बीमारी ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला। कि इस तरीके से ये हमारे पेरेंट्स को जी अवेयरनेस होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को अवेयरनेस होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए कि जो इस वक्त पब्लिकली बच्चे बच्चियों की सूरत हाल चल रही है इस एक्ट में तरमीम करके कि जो आपका मौजूदा निजाम चल रहा है बच्चे बच्चियों का उसके मुताबिक इस एक्ट को लेके आए। मौलवी जो है वो शिनाख्ती कार्ड के बगैर निकाह नहीं कराता, नहीं हो सकता। अगर वो निकाह करवा दें तो पुलिस पकड़ के ले जाती है, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो वो ये बच्चे बच्चियां ये पेरेंट्स कहाँ जाएं, किसके आगे रोएंगे, कहाँ जाएंगे? तो उसके अगेंस्ट तो डॉक्टरों ने इसको कारोबार बना लिया। वो तो उनके लिए सोना बना हुआ है उनके लिए। अब पता चल गया है कि ये ब्रेस्ट कैंसर में है, ये स्टेज 2 है, 3 है। उसको पता है कि ये काबिल इलाज नहीं है, लेकिन उसके ऊपर वो एक ऐसे नए तजुर्बे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। मरीज के ऊपर तवज्जो नहीं होती, मरीज के पैसों के ऊपर तवज्जो है। और ये मैं अपने पाकिस्तान के डॉक्टर हजरात से भी मेरी मोतबाना गुजारिश है, खुदारा आप अपने क्लिनिक पे, अपने हॉस्पिटल्स में, चाहे वो एलो हॉस्पिटल है चाहे वो होमियो है, कि आप मरीज के ऊपर तवज्जो दें, मरीज को देखें। मरीज को जब देखेंगे तो अल्लाह ताला के हुक्म से आपके मरीज को शिफा मिलेगी। ठीक, अल्लाह आपके हाथ में शिफा रखेगा। राज़िक तो वही है, जितना रिज़्क उसने नसीब में लिखा मिलना वही है। मैं गलत बयानी करूंगा तब भी वही मिलेगा, ठीक है। मैं सच बोलूंगा तो मुझे मिलना वही है, जब मिलना ही वही है तो फिर मुझे ईमानदाराना तरीके से ठीक है करना चाहिए। जब मैं ब्लफ करके
मरीज को ट्रीट करूंगा तो अल्लाह से मैं कैसे तवक्को करूंगा कि अल्लाह ताला मेरे मरीज को शिफा देगा। ठीक है। अच्छा सर, हॉस्पिटल सिर्फ एलो के होते हैं या होमियो के भी होते हैं? नहीं जी, हॉस्पिटल जो वो सिर्फ अभी एलो के हैं। ठीक है। जनरल ज़िया के दौर में उस वक्त ये बनाए गए थे। ठीक। और मेरी पंजाब गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी एक मोहतबाना गुजारिश है कि खुदारा के होम्योपैथिक को ज़रा की तरफ तवज्जो दें। जैसे जनरल ज़िया साहब ने इसकी तरफ स्पेशली तवज्जो दी थी और तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तहसील लेवल पे और उन्होंने सीटें जो हैं वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स को दी थी। और अब उसके बाद जनरल ज़िया साहब के बाद तो अल्लाह उनकी मगफरत करे कि किसी ने भी होम्योपैथिक की तरफ तो हमारी जनरेशन को इस बारे में नहीं पता। अब उस वक्त होमियो डॉक्टर हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटलों में बैठते थे? जी अभी बैठते हैं, अभी भी बैठते हैं 16 स्केल में अभी भी होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो है ना वो बैठे हैं। सही। तो तहसील लेवल पे या कोई सिटी लेवल पे कोई डिस्पेंसरी ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक। तो मेरी गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से आजिज़ी से एक मोहतबाना गुजारिश है कि पाकिस्तानी अवाम के लिए एक सस्ते म्यारी इलाज के लिए जो लोग पैसा खर्च करके इलाज नहीं करवा सकते और जो इलाज एलोपैथिक में नहीं है उसको होम्योपैथिक से फायदा मिलता है अवाम के लिए, तो अवाम के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए खुदारा के हॉस्पिटल्स में उनको जगह मुहैया की जाए और गवर्नमेंट की तरफ से जरा अच्छे तरीके से होम्योपैथिक की सरपरस्ती इनको करनी चाहिए और इस पे तवज्जो देनी चाहिए ताकि आम पब्लिक को इसका फायदा हो सके और आप गवर्नमेंट के लिए ये स्वाब बायसे स्वाब भी बन जाए और इनके लिए सदका जारिया भी बन जाए। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसी पे जाते हैं सर जी। असल में होम्योपैथी तो एलोपैथी में फ़र्क क्या है? एक इजी लैंग्वेज में ज़रा लोगों हमारे व्यूअर्स को बता दें। होम्योपैथी को हम समझते हैं स्लो इलाज, एक लेमैन जो जनरल एक परसेप्शन बनी हुई है, और एलोपैथी को समझते हैं कि फास्ट इलाज, उससे जल्दी इलाज हो जाएगा। अब ये परसेप्शन एक तो क्या बताएं सही है, और दोनों इलाज में मेन फ़र्क क्या है? देखिए जी, दोनों में के इलाज में फ़र्क सिर्फ इस हद तक है मेडिसिन। ठीक। फलसफा और मेडिसिन। ठीक। और एलोपैथिक में मेडिसिन जो है वो क्रूड हालत में और क्रूड हालत के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से तैयार की जाती है एलोपैथिक। ठीक है। होम्योपैथिक में पोटेंटाइज करके, क्रूड को पोटेंटाइज करके उसको कलील से कलील तर करके वो मेडिसिन तैयार की जाती है। सही। ये सिर्फ यहाँ पे आके होम्योपैथिक में और एलोपैथिक में मेडिसिन का फर्क आएगा। ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट उनके भी वही है, वो सब्जेक्ट हमारे भी वही है। फिजिकली अनाटमी भी उनकी भी वही है, ह्यूमन बॉडी भी वही है। अच्छा सर, बाकी आप मैं सॉरी आप मैं वो कर रहा हूँ, आपका दूसरा जो क्वेश्चन था कि ये स्लो और वो फास्ट, ठीक, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कोई गलत परसेप्शन बनी हुई, ये बिल्कुल गलत है। ठीक। ये 65 के एक्ट के तहत जिस वक्त मैट्रिक पास में, जिस वक्त हम हालत जंग में थे जी, मैट्रिक पास जो थे जिन्होंने एलो में डिस्पेंसर कोर्स किया हुआ था, ठीक, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने हालत जंग में उन लोगों को एमबीबीएस लेवल का दर्जा दिया था। अच्छा। तो और होम्योपैथिक में ये आरएमपीएस दी गई थी, तो डिप्लोमे दिए गए थे। अब वो जिन होम्योपैथिक को डिप्लोमे दिए गए थे,
उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी, उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं थी, उनके पास इतना नॉलेज नहीं था। उन्होंने पब्लिक को अपनी तरफ राग़ब करने के लिए, होम्योपैथी को मुतारफ कराने के लिए एक अपना वो अख्तियार किया कि होम्योपैथिक एक स्लो इलाज है। अच्छा। और इसका किसी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक। दोनों बातें गलत हैं। अच्छा। दोनों ही बातें गलत है। अच्छा, ये भी गलत है, साइड इफेक्ट वाली भी बात गलत है। अच्छा। एक मरीज हमारे पास हार्ट अटैक का आ गया, सही, अगर वो तो स्लो जाएगा, वो तो दुनिया से क्या, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से 10 से 15 मिनट में मैंने लोगों के हार्ट अटैक रोके हैं। माशाल्लाह। होम्योपैथिक मेडिसिन, मुझे एलोपैथिक मेडिसिन का पता ही नहीं। ठीक। और एक बंदा 104 टेम्परेचर में मेरे पास आ गया। ठीक। तो जब तक वो स्लोली हो जाएगा उतनी देर तक तो उसका टेम्परेचर उसको लेते जाएगा। सही। हेपेटाइटिस का इलाज जो है वो एलो में बड़ा लेंथी है। ठीक। होम्योपैथिक में 3 से 4 माह का है। ठीक। ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट जो है एलोपैथिक में, ठीक, मिनिमम ट्यूबरकुलोसिस जो है टीबी, वो थोड़ी है या ज्यादा है। सही। लेकिन उसने 9 माह मस्ट मेडिसिन खानी है एलो की। ठीक। लेकिन होम्योपैथिक में वो 2 से 3 माह में अल्लाह ताला को हुक्म से ठीक हो जाता है। माशाल्लाह। एक दूसरा जो क्वेश्चन है कि इसका साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक। ये भी गलत प्रश्न है कि जिस चीज का एक्शन है उसका रिएक्शन मस्ट है। ठीक। लेकिन हम इसको नहीं कर सकते। लेकिन कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन इसका रिएक्शन भी आता है। ठीक है। लेकिन वो डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि ये मेडिसिन ओवरडोज हुई है या नहीं हुई। ठीक है। तो कुछ मर्ज ऐसे होते हैं जिसमें उसके सिम्टम स्पीड से क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। कुछ मर्ज ऐसे होते हैं कि जैसे मर्ज के सिम्टम जो है वो बड़ी स्पीड से रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। ये सिर्फ एक बात आम लोगों ने फैलाई हुई है कि इसका नुकसान नहीं है, तो मैं बात मुझे हंसी आती है। बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे एंकर्स जो हैं जी, वो टीवी पे बैठे हुए जी, वो ये बात कर रहे थे, अच्छा फिर तुझे भी होम्योपैथिक ही हो ना थोड़ा को फायदा ना थोड़ा को इलाज। भाई वो इतने बड़े एजुकेटेड एंकर टीवी पे बैठे, वो इस चीज को उनको भी इतनी अवेयरनेस नहीं है। ऐसा जी नहीं है भाई, जिस चीज का एक्शन है उसका रिएक्शन है। यही बात है, अवेयरनेस नहीं है। वो क्या अवेयर, फिर हमारी सबसे बड़ी एक और बदकिस्मती है ना जी, हमने चाहे वो पीएचडी भी कर ली है जी, हमने पीएचडी किसी चीज में किया, हमने दूसरी चीज में उसको रिसर्च करने की, उसको समझने की, फॉलो करने की कोशिश ही नहीं की। आपकी बात मैं काटता हूँ यहाँ पे ना, सिर्फ एक छोटी सी बात करूंगा। अच्छा सर, एक छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा, सिर्फ 2 बीमारियों को लेकर मैं एक सवाल आपसे करता हूँ। जी जी। एलोपैथी में दवाई बनाई ब्लड प्रेशर की। जी जी। कभी किसी का ब्लड प्रेशर खत्म होता है? सारी जिंदगी वो खाते रहते हैं। आप खुद बताएं, नहीं होता। एक उन्होंने बनाई एलोपैथी ने दवाई शुगर की, सारी जिंदगी वो शुगर की दवाई खाते रहते हैं, कभी खत्म होता है? नहीं होता। तो ये दोनों एलोपैथी क्यों फिर मशहूर है? जब ये मैं सिर्फ 2 बीमारियों को आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो क्यों मतलब क्या ऐसा लोगों के ज़हन में डाला गया है कि उन्होंने सिर्फ इन 2 का मुझे बता दें। ब्लड प्रेशर की सारी जिंदगी लोग दवाई खाते रहते हैं, जिसको एक दफ़ा ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाए, क्या होम्योपैथी उसको थोड़ा सा उसके मुताबिक जल्दी ख़त्म कर सकती है? या फिर जैसे शुगर है उसके मुकाबले में वो क्यों इतना ज़्यादा मशहूर है कि लोग सारी ज़िंदगी उसकी दवाई खाते रहते हैं और फिर भी उसे चालू रखते हैं? पहले नंबर पे आप ब्लड प्रेशर पे आ जाए जी। ब्लड प्रेशर की बहुत सारी काज है। ठीक। हमने ब्लड प्रेशर की काज को दूर करने की कोशिश ही नहीं की। सही। हमने मरीज को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश ही नहीं की, उसको सिर्फ दवाई पे लगा, उसको डायरेक्ट ब्लड बीपी चेक किया, बीपी अप है, बस ये मेडिसिन आप ऐसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो है फॉर एवर खाते रहो, डेली एक गोली खाते रहे। अब हमने उसको पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट किए ही नहीं। होम्यो एलो को एक तरफ रख दे, होम्यो एलो को एक तरफ रख दे, आप आज ब्लड प्रेशर पे जी। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमें पेशेंट्स को
इन्वेस्टिगेट करना है कि इसका बीपी शूट क्यों किया। सही। उस काज को दूर किया जाए। हमने उस काज को दूर नहीं किया, हमने उसको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दे दी। दुनिया की जितनी भी मेडिसिन, एलोपैथिक की मेडिसिन है, वो टोटली पेशाब आवर है। वो पेशाब आवर है, वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं है। अच्छा, वो सिर्फ पेशाब ज्यादा लेके आती है। पेशाब आवर, उसके बाद वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा रिलीज होना ही होना है ब्लड प्रेशर। उसने किडनी को प्रेशराइज करना है। ठीक है। जो मेडिसिन ब्लड प्रेशर की है उसने किडनी को प्रेशराइज करना है। सही। उसको एक्स्ट्रा यूरिन पास होगा, ठीक, उसमें उसने सोडियम को पास करवाना है। नेचुरली जो भी चीज जाएगी वो, तो वो टेम्परेरी तौर पे उसने उस सोडियम को पास करवा दिया। ठीक। वो उसको रूटीन से हटके 3-4 मरतबा पेशाब आया, उसका लेवल जो है ब्लड प्रेशर का वो डाउन चला गया। सही। अब उसको वो मेडिसिन पे हमने लगा दी है। सही। लेकिन हमने उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि इसकी रीजन क्या थी। सही। क्या इसका लिपिड प्रोफाइल जो है वो नॉर्मल है? उसकी मेन वजह लिपिड प्रोफाइल भी हो सकती है, ठीक, ब्लड प्रेशर अप होने की। हमने क्या उसका लिपिड प्रोफाइल जो है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ट्राइग्लिसराइड है, हमने उसको डाउन करने की कोशिश की। ठीक है। उसका कुछ सोल्यूशन दिया नहीं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लगा दी। सही। किडनी स्टोन है, किडनी इन्फेक्शन है, ब्लड प्रेशर स्पीड मार गया, उसकी वजह से हमने उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, हमने ब्लड प्रेशर की दवाई पे लगा दिया। किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन को पास नहीं करवाया। सही। उसके प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो इलार्ज है, उसकी वजह से यूरिन बैक मार रहा है, किडनी प्रेशराइज हो रहे हैं, बीपी शूट कर रहा है। हमने नहीं किया। कई ज्यादा रीजन हो सकती है। कुछ थायराइड का प्रॉब्लम है, हमने उसके थायराइड को मैनेज ही नहीं किया, ब्लड प्रेशर की गोली लगा दी। अच्छा, ये चेक ही नहीं करते कि किस वजह से हो रहा है ब्लड प्रेशर? काज ही नहीं ली हमने ना, उसको इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया हमने। भाई जब तक होमियो एलो छोड़ दो, सब एक तरफ, सबको छोड़, ये चाहे वो एलो है चाहे वो होमियो है जी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, कि पहले मरीज को तो आप टेम्परेरी तौर पे तो आप उसको कर लें। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर एकदम हाई हुआ, मैं इमरजेंसी डॉक्टर के पास गया, उसने सिर्फ मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई दी, कुछ भी नहीं पूछा, ये आप दवाई खा लें नीचे। अब किसी को पूछना तो चाहिए ना कि मतलब क्यों हाई हुआ है। आया मरीज स्ट्रेस में है जी, स्ट्रेस की वजह से जी, उसका सारा नर्वस सिस्टम जो है वो खिंचाव में चला गया, उसकी वजह से वो बीपी शूट गया। उसको कॉन्स्टिपेशन है, उसके स्टमक में एसिडिटी प्रोड्यूस हुई है, गैस्ट्राइटिस है। 101 वजह हो सकती है, कोई भी बहुत सारी काज है। मैं आपको एक एग्जांपल मैं कहना वो ये काज दे रहा हूँ कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से उसकी जो है ना, उसको ब्लड प्रेशर जो है ना उसका शूट कर रहा है। कोई रिएक्शन हो सकता है, कुछ हो सकता है, कोई एलर्जी हो सकती है। तो हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं जी, इन्वेस्टिगेट करने की जहमत ही गवारा नहीं की जी। लेकिन हमने फौरी तौर पे उसको दवाई दे दी, ब्लड प्रेशर की दवाई पे चल सारी उम्र के लिए लगा रहा है। लेकिन हमने उसकी कॉज को दूर नहीं किया। काज दूर करे वो ब्लड प्रेशर से निकल आए बाहर, बाकी मानदा जिंदगी वो जिंदगी गुजारे, मेडिसिन के बगैर जिंदगी गुजारे। वो जिंदगी गुजारने आया है, उसको जिंदगी गुजारने दो। वो जिंदगी नहीं गुजार रहा, जिंदगी तो उसको गुजार रही है, फिर वो फिर सारी जिंदगी फिर गुजारता ही रहेगा। इसी तरह आप शुगर पे चले जाएं। ठीक, शुगर क्यों आई है, उसकी क्या रीजन थी? इसका लिवर फैटी था, उसके लबलबे पे फैट आई है, शुगर ब्लड में है या ब्लड में आई है, यूरिन में आई है। इसकी काज क्या थी? बंदा स्ट्रेस में है या वो ओवर सेक्स में है? मेल का फीमेल का ओवर सेक्स में जाना, उसका लिवर फैटी होना, उसके साथ साथ वो पेंक्रियास पे उसकी फैट्स बैठेंगी, उसको वो प्रेशराइज करेंगी तो वो इंसुलिन बनाना बंद कर देगा। स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से उसका सारा नर्वस सिस्टम खिंच गया, लबलबा प्रेशराइज हो गया, उसने इंसुलिन बनाना शुरू बंद कर दी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बाज़ फीमेल्स, प्रेग्नेंट फीमेल्स ऐसी होती है कि उनको प्रेगनेंसी के हालत में जिस वक्त बेबी ऊपर की तरफ मूव करता है तो वो लबलबे पे दबाव पड़ता है, लबलबे पे दबाव, पेंक्रियास पे वो दबाव आया, तो उसने इंसुलिन बनाना शुरू बंद कर दी, तो वो डायबिटिक में चली गई।
जैसे वो उसकी डिलीवरी होती है, उसके बाद वो रिवर्स हो जाती है। हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते ही नहीं मरीज को, इन्वेस्टिगेशन की तरफ हम जाते ही नहीं है मरीज को लेके। हमारा फर्स्ट सवाल ये है कि मरीज को कोशिश हम ये करें कि जितना, अगर मरीज मेडिसिन से, एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। मरीज आएगा आपके पास, मेरे पास आएगा, वो खुशी से नहीं आया जी। वो तकलीफ में, अजियत में है, परेशान है जी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने मरीज को उसको उस तकलीफ में से, उस अजियत में से, उस कर्म में से निकालना है ठीक। निकाल के मैंने उसको थ्रेड नहीं देना ठीक। मैंने उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है जी। एक तो वो मरीज है, एक वो तंग है, वो परेशान है, सबसे बड़ा कि वो एक इंसान है, अल्लाह ताला की मखलूक है जी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अल्लाह ताला की मखलूक के ऊपर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहा हूँ। और जब मैं उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाता हूँ, मैं कभी किसी से नहीं पूछता। मुझे पता है कि जैसे मरीज मेरे पास आके बैठता है जी, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके मेरे पास चल के आने तक वो मुझे अपना सब कुछ अपनी बॉडी लैंग्वेज से बता देता है। वो मुझे अपने सारे सिम्टम बता देता है। मैं उसको कहता हूँ आपको ये फलां प्रॉब्लम है जी, तो वो एकदम वो हका बका रह जाता है जी आपको कैसे पता है। तो मोस्टली पेशेंट ऐसे होते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ यार खुदा का वास्ता आप स्ट्रेस क्यों ले रहे हो। ये बात नहीं मैंने कभी उनसे पूछनी कि आपको स्ट्रेस क्या है। अगर मैं ये बात पूछूंगा कि आपको स्ट्रेस क्या है, तो फिर ये बदअखलाकी के जुमरे में आएगा। मैं उनके घर में झांक रहा हूँ, कोई ऐसी बात है जो वो मेरे साथ शेयर करना नहीं चाहता, अगर वो कर भी ले, मेरे पास उसकी कोई मेडिसिन नहीं है कि जो उसके पर्सनल मैटर्स हैं। आप सोशल में नहीं जाते, मतलब सोशल में वैसे भी जाना बदअखलाकी के जुमरे में आ जाता है ना। आपने उस वक्त उसको, तो मैंने उसको सिर्फ ब्रीफ करना है कि आपका ये नर्वस सिस्टम, आपका ये फेस, आपकी ये शोल्डर, आपकी ये नेक, ये खिंचाव में है, ये पेन में है जी, बिल्कुल है। तो मैं कह फिर आप स्ट्रेस भी नहीं छोड़ देते जी। आपको तो बीमारी नहीं है जी। आप तो बीमार बहुत हो लेकिन आपको बीमारी नहीं है नहीं। तो मैंने उसको छोटे छोटे अच्छे से मजाक करना, उसको इंसाना खिलाना। तो 5-7-10 मिनट बाद उसको पूछना चाहिए आप कैसा फील कर रहे हो, कहना मैं बेहतर हूँ, चल फिर उठ दौड़ जा, कोई मेडिसिन नहीं है। हमें इस तरफ जाना चाहिए जी। लोगों को इस तरीके से अवेयर करना चाहिए कि मैं अगर उसको जरूरत मेडिसिन की नहीं है और मैं उसको गैर जरूरी मेडिसिन दे दूंगा तो उसके अंदर उसके गैर जरूरी सिम्टम क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। सही, आज उसको कोई बीमारी नहीं है, कल वो बीमार हो जाएगा, वो बीमारी में लग जाएगा। तो मेरी ये सारे पाकिस्तानी डॉक्टर हजरात से, चाहे वो एलोपैथिक के हैं चाहे वो होम्योपैथिक के हैं, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। मेरा किसी भी एलो से, होमियो से, तिब से, किसी से किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। शिफा तो मन जाने बल्ला है जी, और शिफा अल्लाह ने देनी है। एलो से देनी है, होमियो से देनी है, तिब से देनी है, मेरे हाथ से देनी है, उसके हाथ से देनी है, उसके हाथ से देनी है, कहाँ से देनी है, शिफा अल्लाह ने देनी है। तो हमें इस चीज को सामने रख के और ये बात करनी चाहिए और इख्तलाफ राय नहीं रखना चाहिए कि होम्योपैथिक तरीका इलाज गलत है। लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। अगर किसी इंसान की जिंदगी बच सकती है तो उसको उस तरफ जाना चाहिए। अगर उसकी जिंदगी नहीं है तो एलोपैथिक के 500 प्रोफेसर डॉक्टर रात खड़े हैं। जिसको अल्लाह ने दुनिया से उठाना उसको उठाना है, और जिसको अल्लाह ने दुनिया पे भेजना उसको भेज के रहना भेजना है। इन बातों को सामने रखते हुए हमें लोगों को ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। और मोस्टली लोग जो है 50% लोग ऐसे बेचारे हैं कि जो फिजिकली किसी बीमारी में मुब्तला नहीं होते, उनको कोई मर्ज नहीं होता, और वो साइकोलॉजिकली वो बहुत ज्यादा मरीज होते हैं। और हमें उनको साइकोलॉजिकली ही हैंडल करके और मेडिसिन से बचा के तो उनको शिफा याब करवाना चाहिए, उनको आगे लेके चलना चाहिए और उनको अवेयरनेस देनी चाहिए। भाई आपको मसला नहीं है, आप इसी तरह कर लो, आप वॉक पे चले जाओ, आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, आप अपने खाने पीने में ये रद्दो बदल कर ले, आपने अपने उठने बैठने में, सोने में ये तरीका इस्तेमाल कर लें, आप वॉक पे चले जाएं। बहुत सारे ऐसी चीजें, एलोपैथी वाले सारे इस पे चले गए, उनका फिर हॉस्पिटल बड़े बड़े और बड़े बड़े ये गाड़ियां ये सारी उनकी खत्म हो जाएंगी ना।
नहीं, अगर जो उन्होंने वैसे देश उनके आपने जो बात पहले मैं इन चीजों को नहीं करता कि जो मैंने पहले बात की है कि जो रिज़्क अल्लाह ने नसीब में लिखा है जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मिलना है इंशाल्लाह। हाँ, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर है, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर है, चाहे वो तिब में कर रहा है, लेकिन कम से कम जानों से खेल के दोनों, लेकिन इंसानों की जिंदगियों से खेल के, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर है, चाहे वो एलोपैथिक है, वो तिब का है, मेरी सबसे मुतबाना गुजारिश है कि इंसानों की जिंदगियों से खेलना छोड़ दे और अल्लाह ताला की रजा के लिए। मैंने अपने 35 साल प्रैक्टिस लाइफ में आज तक जिंदगी में कभी भी मरीज नहीं मांगा अल्लाह से। और जब मैं अपने सेटअप के लिए घर से निकलता हूँ तो मेरी अल्लाह से एक दुआ दी है कि या अल्लाह, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास जो जो तेरी मखलूक आए, अल्लाह उनको अपनी रहमत से, अपने करम से शिफा याब कर। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने इसीलिए आपको इतनी इज्जत दी है माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ में इतना शफा, जो आपने ब्रेन ट्यूमर तक के कैंसर को आपने इलाज किया, और ये इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। मेरे पास ब्रेस्ट कैंसर के हैं, मेरे पास अभी भी लिवर कैंसर के अल्हम्दुलिल्लाह काफी केसेस चल रहे हैं, जो साइटिसिस में थे, पेट में से पानी निकालना उनको। तो अल्लाह की रहमत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अल्लाह पे ईमान है, अल्लाह पे भरोसा है, और अल्लाह, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ ना, मैं ऐसा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान में मुझे लोग जो हैं वो जानते हैं माशाल्लाह। अपना जिगर के कैंसर में, हेपेटाइटिस में, ये आर्थराइटिस में, इनफर्टिलिटी में, मैं पाकिस्तान से मेरे पास लोग आते हैं, पाकिस्तान से बाहर से मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं। कभी ऐसा हुआ है एलोपैथी वाले आपसे फोन करके मशवरा लेते हो, डॉक्टर प्रोफेसर, कि मतलब इस किस्म का मेरे पास अब केस आया है, को हम इस तरह होता है? मैं पाकिस्तान के बड़े बड़े अच्छे मेरे प्यारे दोस्त भी हैं जी, एलो के स्पेशलिस्ट भी हैं, ठीक है, उनकी फैमिलीज भी मेरे उनको तो पता ना, मेरे से मेडिसिन खाती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो ले लेना भी नहीं चाहिए, अनएथिकल हो जाता है। और एलो के प्रोफेसर हज़रात भी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। सही। तो एक दो प्रोफेसर हज़रात ऐसे थे कि जो साइकोलॉजिकली बीमार थे, सही, और वो 5 महीने से अपना सेटअप नहीं चला पा रहे थे, कुछ नहीं रहे थे, कि जैसे ही वो सुबह उठते थे, उठते ही वॉशरूम में जाना, शावर छोड़ना, तो उनको वॉमिटिंग शुरू हो जानी है, और इतनी सीवियर वॉमिटिंग होनी है, तो उन्होंने नटालों के गिर जाना है, तो वो अपनी ड्यूटी करने से कासर हो जाते थे। उनका भी आपने इलाज? और मेरे वो इंतहाई अगेंस्ट थे। अच्छा, तो लो ये क्या है, होम्योपैथिक भी कोई तरीका इलाज है, ठीक, आप ये हेपेटाइटिस का इलाज उनसे करवा रहे हैं, ये होम्योपैथिक में ऐसे ऐसे उनके जुमले होते थे। और एक दिन वो अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ मेरे ही क्लिनिक पे बैठे थे, ठीक, तो जब आके उन्होंने मुझे अपना तारफ करवाया, तो मैंने कहा सर आप वहाँ पे क्यों बैठे थे, आप इधर आके, कहने लगे नहीं कोई बात नहीं। तो 2 हफ्ते की मेडिसिन के बाद अल्लाह का शुक्र है, उनको तकरीबन 13-14 साल हो गए, अल्लाह उनको सीधी ईमान वाली जिंदगी से अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे हैं कि इवन देन एक मरीज जो है वो इंग्लैंड से आया, वो उस लड़की कंसीव नहीं कर रही, उसका 3 दफा टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ वहां पे, वो तीनों दफा फ्लॉप हो गए इंग्लैंड में, सही। तो यहाँ से अल्लाह ताला, उसने मेरे से ट्रीटमेंट लिया, अल्लाह की रहमत आ गई, वो प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट होने के बाद वो वापस इंग्लैंड चली गई, जो उनके फैमिली डॉक्टर्स थे वहां पे, तो उन्होंने मुझे वहां से इंग्लैंड से कॉल की, इंग्लैंड से कॉल करके कह रहे हैं डॉक्टर साहब आपने क्या किया इसका, मैं फला डॉक्टर इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा यार मैं किस जगह पे बैठा हूँ, आप इंग्लैंड के बेहतरीन जगह पे बैठे हैं, जदीद साइंसी वो अंग्रेज थे इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, तो मुझे आपसे अवेयरनेस लेनी चाहिए, आपसे नॉलेज लेना चाहिए, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ऐसा भी। अच्छा, वो डॉक्टर भी पाकिस्तानी थे या वो अंग्रेज थे? नहीं, वो इंग्लिश थे। अच्छा, इंग्लिश थे।
वो इंग्लिश थी। कुछ ऐसे डिजीज भी हैं कि जैसे एक बीमारी हैं, कुछ हमारे तकरीबन एलोपैथिक डॉक्टर्स रात को भी बेचारों को नहीं पता चलता जी कि ये क्या है, ये पता उस वक्त तक नहीं चलता जब तक हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते। तो लेकिन मेरी ड्यूटी यही है कि अगर मुझे मर्ज का नहीं पता चला तो मैंने उसको अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसको मैंने मेडिसिन पे लेके आना है। अदरवाइज मैंने उसको मेडिसिन पे नहीं लेके, मैंने उसकी कॉज जो है उसको खत्म करना है। ठीक है। अच्छा, अब आपका घर भी आने वाला है, बस हमें थोड़े से 1-2 सवाल आपके रह गए, वो मेरे दिल में आ रहे हैं। आपका घर आने वाला है, थोड़ा जल्दी जल्दी उसका बता देते हैं। अच्छा, लोग जब इंटरनेट से सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं होम्योपैथिक की, खुद अपना इलाज करने लग जाते हैं, उसका कितना नुकसान होता है? अक्सर मैंने सुना होम्योपैथिक वाले हो ऑनलाइन खुद कुछ देख के खुद इलाज करने लग जाते हैं। देखिए जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं ये पब्लिक के लिए ये बहुत अच्छा है, पब्लिक के साथ साथ डॉक्टर हजरात के लिए भी जी, सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये आप सारे व्यूअर्स हमारे जोर से बात सुन लें। सेल्फ मेडिकेशन जो है वो कभी भी नहीं करनी चाहिए। और जब हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाएंगे, चाहे वो जितना मर्जी प्रोफेसर रैंक का डॉक्टर हो, वो उसके लिए अपने लिए ही नुकसानदेह है, वो उसकी जिंदगी के लिए खतरा बन जाएगी। जिंदगी बहुत प्यारी है और इसके ऊपर किसी किस्म के कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया करते। जी। होम्योपैथिक में अक्सर लोग कर रहे होते हैं। देखिए जी, मैं एलो में भी करते हैं, लेकिन होम्यो में ज्यादा लोग कर रहे होते हैं। मेरी जहाँ तक मैंने अपने खानदान में मैंने देखा है, वो अपने आप में खुद बहुत कई डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, घर में ऐसे शेल्फ बना के रखे होते हैं। नहीं, वो जो भी कर रहे हैं ना जी, वो अपना नुकसान कर रहे हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं, वो पब्लिक का नुकसान कर रहे हैं। और एक जब तक जो क्वालिफाइड डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर एक तो मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। और मेरी एक आम पब्लिक से भी अपील है कि खुदारा कि आप किसी की इयादत करने जाते हैं और उसको अपने मशवरे ना दें और अपने टोटके ना बताएं, ये गुनाह के जुमरे में आएगा। ठीक है, क्योंकि एक इंसान की जिंदगी बहुत प्यारी है। अगर हर एक चीज हर एक इंसान को फायदे दे रही है तो जरूरी नहीं कि वो दूसरे को भी फायदा दे रही है। वो उसके लिए आपको उसकी एनाटॉमी का नहीं पता, उसकी डिजीज का नहीं पता, उसके अंदर के प्रॉब्लम्स का नहीं पता, और आपने उसके लिए वो टोटका बता दिया है, वो उसकी जिंदगी के लिए खतरनाक भी हो सकता है, उसकी जिंदगी जा सकती है। और वो कीमती जिंदगी जो जाएगी वो आपके लिए गुनाह का बायस बन जाएगी। मेरी मौत पाना तमाम पाकिस्तानियों से वो पुरजोर एक अपील है जी, खुदारा किसी भी तरह किसी को भी किसी किस्म का कोई टोटका या किसी किस्म का कोई मशवरा, किसी किस्म का कोई जो नुस्खा वो ना दे। मेडिसिन जो भी किसी ने इस्तेमाल करनी है वो क्वालिफाइड डॉक्टर, चाहे वो एलोपैथिक है, चाहे वो होम्योपैथिक है, चाहे वो तिब्ब का है, क्वालिफाइड डॉक्टर के बगैर, उसकी प्रिस्क्राइब के बगैर किसी किस्म की कोई मेडिसिन इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। और आप सबसे ये भी अपील है कि गवर्नमेंट के साथ ताउन करते हुए कि जितने भी नॉन क्वालिफाइड्स बैठे हैं और उनको गवर्नमेंट को बताएं, उनको पकड़वाएं, और उनको ये जिन्होंने कारोबार बनाया हुआ है, जिनके मेडिसिन से जिगर का गुर्दों का नुकसान हो रहा है तो वो लोग बेचारे इन तकालीफ से बचे तो आप हम सब के लिए अच्छा होगा, हम सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा होगा। बस सर, अब आपसे आखिरी सवाल, हमारे व्यूअर्स अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए 3 अहम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं, जिसकी 3 सिर्फ ऐसे मशवरे देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, जिनसे उनकी अपनी सेहत मतलब बरकरार रहे? देखिए जी, मेरा तमाम पाकिस्तानी अपने बहन भाइयों से, माओ बहनों से एक बहुत बड़ा गुजारिश है कि जो हमने इस वक्त अपना सिस्टम अडॉप्ट
कर लिया हुआ है जी। खाया पिया, फास्ट फूड की तरफ चले गए और फास्ट फूड खाया, स्पाइसेस ऑयली चीज़ें खाई और सोशल मीडिया पे मोबाइल की सलानत में बैठ गए। ठीक। उतारा, एक तो अपने बच्चों को इस मोबाइल की लानत से दूर रखे, एक मोबाइल हो गया। ठीक। दूसरे नंबर पे उनको आउटडोर गेम जरूर थे। जी, ये बहुत अच्छी बात जी, उनको आउटडोर गेम 1 घंटे के लिए उनको आउटडोर गेम दे। और जो मेरी खवातीन पाकिस्तान की हैं 35 साल की उम्र तक को हाथ लगा रही हैं या उससे अबव चली गई हैं, उनके लिए जो अच्छी सेहतमंद अल्लाह सबको सेहत ईमान वाली जिंदगियां दे कि वो अपना उठना बैठना रहना सहना खाना पीना जो है वो तब्दील कर ले। मेल जो है वो 40 साल, फीमेल 35 साल। तो ये अपना उठना बैठना खाना पीना तब्दील कर ले। सुबह उठे, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के कम से कम आधे घंटे का वॉक करें और वॉक करने के बाद आके 2 अंडे उबाइल करके उनकी सफेदियों का इस्तेमाल करें और साथ 1 कप 1 गिलास दूध पिए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से बाकी मानदा जिंदगी जो है वो भी आपकी डॉक्टर से और दवाई से बच के गुजर जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जय, हमारे नए अफराद, नए ऐसे हम नौजवान जो होम्योपैथिक की फील्ड में आने चाहें, उनके लिए क्या मशवरा, इस फील्ड में आना चाहिए और किस तरह मतलब आगे अपना होम्योपैथिक का कैरियर शुरू करें? देखिए जी, अब तो गवर्नमेंट ने जो है ना, पहले तो मैट्रिक बेस पे था, ठीक, DHMS 4 साल का कोर्स, ठीक। तो अब गवर्नमेंट अब पाकिस्तान ने उसको FSC कर दिया हुआ है। FSC कम से कम? हाँ जी। मेडिकल में होम्योपैथिक में जाने के लिए FSC मस्ट है। ठीक। और FSC करने के बाद फिर आप होम्योपैथिक में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक। और आप होम्योपैथिक में एडमिशन लें और एडमिशन लेके तो आप लोगों की खिदमत करें। आना चाहिए इस फील्ड में, और बिल्कुल जरूर आना चाहिए होम्योपैथी की तरफ। आगे कितना स्कोप है आपकी मतलब होम्योपैथी फील्ड में आगे फ्यूचर में आप क्या देखते हैं आजकल? क्योंकि हम देख रहे हैं अक्सर मीडिया में भी आजकल, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि एलोपैथी के डॉक्टर बेरोजगार फिर रहे हैं। आपने भी शायद सुना हो कि इतने ज़्यादा चाइनीज डॉक्टर या इस तरह के पड़ गए हो गए। आपकी फील्ड में आगे क्या मतलब इस तरह के मसाइल तो नहीं है कि मतलब एक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। मसाइल हम खुद क्रिएट करते हैं जी। और ऐसे किसी किस्म के कोई मसाइल नहीं है। ठीक। अभी भी आप ये देख लेंगे कि जी चाहे वो MBBS करके आ रहा है जी, तो एक MBBS डॉक्टर के ऊपर तकरीबन 5000, अगर आप इसको करेंगे, इसकी रेशो निकालेंगे, एक डॉक्टर के ऊपर 5000 मरीजों का डेली बेसिस पे लोड है। और जो ना MBBS डॉक्टर भी होने चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान से हो। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी ये अपील है कि MBBS की सीटें भी बढ़ाई जाए, स्टूडेंट सरकारी सीटें बढ़ाई जाए, सरकारी सीटें, गवर्नमेंट का जो कॉलेजेस मेडिकल कॉलेजेस है उनकी सीटें बढ़ाई जाए, होम्योपैथिक की सीटें बढ़ाई जाए और होम्योपैथिक की सीटें बढ़ा के होम्योपैथिक कॉलेज को अपग्रेड किया जाए और इसकी सरपरस्ती करके और इसको जितना अच्छे से अच्छा किया जाए ताकि पब्लिक को अच्छी से अच्छी सहूलत मिल सके। चलें सर, बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने इतना टाइम दिया, आपका लोकेशन आ गई। जी जी, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका एक ये चैनल जो है ना वो लॉन्च की है आपने मेरे साथ, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। साहब ने एक नई चीज निकाली है, इसके अच्छे और भी जो हैं वो पब्लिक को अवेयरनेस देने के मौके मिल सके। ठीक है सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू सर।